ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी गेट 2025 इकोनॉमिक्स पेपर डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 39 से 50 तक। क्योंकि गाइस ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 38 तक डिटेल में डिस्कस कर रखा है पार्ट 1 में। ये रहेगा पार्ट 2 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से 50 तक। गाइस ये डिटेल डिस्कशन होगा, बिल्कुल भी मिस मत करना। और इसका पीडीएफ गाइस आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। क्वेश्चन नंबर 39 आपको यहाँ पे गिवन है, कंसीडर अ लॉटरी विथ 3 पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स 1, आउटकम्स 2, आउटकम्स 3, और हर एक आउटकम का गाइस आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेट सपोज कि कोई एक आदमी है और गाइस ये लॉटरी खेल रहा है। तो पहला आउटकम्स क्या है कि अगर ये 25 रुपया जीतता है तो इसका जो जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये आपका 0.2 है। सिमिलरली दूसरे आउटकम्स पे अगर ये 50 रुपया जीतता है तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है ये आपका 0.3 है। सिमिलरली अगर ये 100 रुपीज जीतता है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.5 है। ये आपको गिवन है और आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम अमाउंट दैट अ रिस्क न्यूट्रल पर्सन वुड बी विलिंग टू पे टू प्ले द अबव लॉटरी इज INR। तो अगर ये पर्सन रिस्क न्यूट्रल रहा देन इस कंडीशन में ये पर्सन कितना देगा इस गेम को खेलने के लिए, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं कि भाई क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा इस गेम का। तो गाइस एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इनटू विनिंग प्राइस। तो प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.2 इंटू 25, 0.2 इंटू 25 प्लस 0.3 इंटू 50, 0.3 इंटू 50 प्लस 0.5 इंटू 100, 0.5 इंटू 100। तो गाइस ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस ये आपका आ जाएगा 15 और ये आपका आ जाएगा 50। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 70 INR। गाइस ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर ये पर्सन इस गेम को खेलता है तो ऑन एन एवरेज जो इसका विनिंग प्राइस है ये 70 रुपीज बनेगा। तो गाइस आप खुद सोचो कि अगर आप रिस्क न्यूट्रल पर्सन हो तो आप क्या चाहोगे कि हम ऑलवेज एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बराबर रहें, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर जाओगे तो उस कंडीशन में आप बन जाओगे क्या, रिस्क लवर। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू के नीचे रहोगे तो इसका मतलब है कि आप उस कंडीशन में रिस्क एवर्स हो। अगर इसके बराबर आप रहोगे तो उस कंडीशन में गाइस आप रिस्क न्यूट्रल रहोगे, क्योंकि गाइस आप बराबर पोजीशन में हो, ना ही इधर ना ही उधर। ठीक है, तो गाइज कितना इसको रुपया देना होगा, 70 INR, सिंपल। तो गाइज नोट पॉइंट बना के इस चीज़ों को आप लिख सकते हो कि अगर कोई पर्सन रिस्क न्यूट्रल है तो उस कंडीशन में वो एक्सपेक्टेड वैल्यू में ही रहना चाहेगा। ठीक है, कभी भी उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं जाएगा। ठीक है, तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे आपको गिवन है, फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी विथ नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस द एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन बाय C इक्वल टू 100 प्लस 0.75 YD, और YD आपका डिस्पोजेबल इनकम है। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 80 है तो इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होगा। गाइस ये बहुत ही ईजी है, हमें पता है ना, Y इक्वल टू C प्लस I प्लस G। ठीक है, बट यहाँ पे गाइस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इस कंडीशन में हमारा जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू C प्लस आई, गाइस ये हमारा क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, और ये होता है एग्रीगेट सप्लाई। तो हमें पता है ना, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट को दिखाना हो तो एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए। तो गाइस एग्रीगेट सप्लाई आपका क्या है, इनकम, और डिमांड क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो गाइस कंजम्पशन तो आपको गिवन है 100 प्लस 0.75, 100 प्लस 0.75 YD,
YT गाइस आपका डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? इनकम माइनस टैक्स। अगर आपका इनकम 100 रुपीज़ है और आपने टैक्स अगर 30 रुपीज़ पे कर दिया तो आपके पास कितना रिमेनिंग इनकम रहा, वही होता है डिस्पोजेबल इनकम। आफ्टर टैक्स के बाद जो भी आपका अमाउंट बचता है वही आपका डिस्पोजेबल इनकम बनेगा। तो गाइज यहाँ पे क्या बन जाएगा? y माइनस टी। बट आपको क्वेश्चन में गिवन है कि नो टैक्स, नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नो टैक्स, मतलब यहाँ पे टी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। और प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट आपका 80 है, तो गाइज यहाँ पे 80 लिख दो। ठीक है। तो गाइज इसको सॉल्व करो। y इक्वल टू 100 प्लस 0.75 y माइनस टी। गाइज टी का वैल्यू 0 होगा क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नो टैक्स, तो टी का वैल्यू 0 पुट कर दो, प्लस 80। ठीक है। अब गाइज इसको सॉल्व कर लो। y इक्वल टू 100 प्लस 80, 180 प्लस 0.75y, तो गाइज ये इधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा? y माइनस 0.75y इक्वल टू 180, तो गाइज ये क्या बन जाएगा? 0.25y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 18/0.25। ठीक है, 18/0.25। तो गाइज यहाँ से सॉल्व कर लो, ये यहाँ से हटेगा, इधर आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डन। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? गाइज कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, सॉरी 180 ना, यहाँ पे 180 होगा। ठीक है, तो गाइज ये आपका बन जाएगा 720, सिंपल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इनकम क्या होगा? 720, 720 गाइज, सिंपल। ठीक है, आपको बस ये वाला इक्वेशन यूज करना है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। और यहाँ पे आपको गिवन है कि कोई भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है, तो सी का वैल्यू पुट करो, ये आपका सी का वैल्यू है, प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना? 80। बट आपको यहाँ पे गिवन है कि ये आपका डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है y माइनस टी, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी गिवन है कि भाई कोई भी टैक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि टी तो यहाँ पे कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद गाइस आपको ये इक्वेशन बन जाएगा। तो इस y को हम लोग उधर लेके चले जाएंगे, तो 0.25y इक्वल टू 18। अब सिंपल यहाँ से y का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लो, तो आपका आ जाएगा 720। ओके ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 पे आपको गिवन है कि इफ x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल whose probability density function is given by fx equal to 1/x² for x is greater than 1 less than infinity, 0 elsewhere, the median of x। ठीक है, median of x in integer। ओके गाइज, मैंने ऑलरेडी स्टेटिस्टिक्स वाले सीरीज पे बता रखा है कि अगर आपको इनइक्वालिटी का साइन मिले तो समझ जाना कि ये हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। बट यहाँ पे आपको गिवन है कि ये कंटिन्यूअस है, अगर नहीं भी होता तो आप इस इनइक्वालिटी से पकड़ सकते हो। और मैंने बताया था कि जहाँ पे भी कंटिन्यूअस वाला चीज़ आएगा वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन, और जहाँ पे भी डिस्क्रीट आता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं समेशन का साइन। ठीक है, तो चलिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पीडीएफ पता है, डेंसिटी फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है, तो गाइस पीडीएफ 1/x²। ठीक है, पीडीएफ आपको गिवन है 1/x²। ओके, और हमें निकालना है कि भाई मीडियन ऑफ x। गाइस अगर आपके पास कोई डेटा है, मीडियन का मतलब क्या होता है? हाफ। ठीक है, जो भी आपके पास डेटा है उसका हाफ कितना होगा। ओके ओके, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर देन हम लोग इस पर मूव करेंगे। ठीक है गाइस, अगर मुझे इसका क्यूमुलेटिव निकालना हो, अगर मुझे क्यूमुलेटिव निकालना हो तो हम क्या करते हैं? हाँ, fx इंटीग्रेट कर देते हैं, जो भी आपको यहाँ पे लिमिट गिवन है 1 से इन्फिनिटी तक ऑफ पीडीएफ। ठीक है, तो अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे गाइस तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका क्यूमुलेटिव मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्यूमुलेटिव फाइंड आउट करते हैं, CDF। ठीक है, तो गाइस इसका CDF क्या हो जाएगा? कैपिटल FX
CDF को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल एफ से और PDF को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। तो कैपिटल FX क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट गाइस आपका डिफाइन कहाँ से, 1 से इन्फिनिटी है, तो यहाँ पुट करो 1 से इन्फिनिटी। बट गाइस CDF क्या होता है, टिल दिस पॉइंट, टिल दिस पॉइंट मतलब कि अगर मुझे इस पॉइंट तक ही जाना है, लेट सपोज दिस पॉइंट इज x, तो गाइस मैं यहाँ पे x लिख लूँगा, ठीक है। और 1/x², तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 1 आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, x y z। लेट सपोज कि मैं इसको y एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई मुझे y पॉइंट तक जाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, सिंपल। गाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे स्टेटिस्टिक्स वाले सीरीज पे चले जाना, मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। 1/x² dx, ठीक है। तो गाइज इसको सिंपल इंटीग्रेट कर लो, क्या आएगा, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x और लिमिट क्या हो जाएगा 1 to y, 1 to y। तो गाइज इसको ओपन करो तो ये क्या बन जाएगा, -1/y और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो कैपिटल FX का वैल्यू गाइज ये आपको आ गया -1/y + 1। तो मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ कि कैपिटल FX का वैल्यू आ गया 1 - 1/y, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 1 - 1/y, ठीक है। ये गाइज हमें निकला कैपिटल FX का वैल्यू। कैपिटल FX क्या होता है, CDF, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि टिल दिस पॉइंट तक का प्रोबेबिलिटी, टिल दिस पॉइंट तक का प्रोबेबिलिटी। तो हमने यहाँ पे इसको माना कि भाई मुझे y तक का निकालना है, y तक का, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपर लिमिट में y डाल दिया। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लगा दिया 1। बाकी में तो गाइस ये 0 है, हाँ बाकी में तो 0 है, तो इसीलिए 1 से y यहाँ पे आ गया, 1 से y। अब इसको हम लोगों ने सिंपल इंटीग्रेट कर लिया तो हमें ये वैल्यू आ गया, ठीक है। गाइज यहाँ तक तो आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गाइज यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या पॉजिटिव है, ठीक है, फाइन। अब हमें निकालना है कि भाई इसका मीडियन क्या होगा। गाइज हमें पता है ना मीडियन क्या होता है, हाफ। मीडियन इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डेटा सेट, ठीक है। तो ये जो आपका कैपिटल FX है ना, कैपिटल FX क्या बन जाएगा, हाफ। और कैपिटल FX का वैल्यू आपको पता है 1 - 1/y = 1/2, ठीक है। तो गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये उधर चले जाएगा, 1 - 1/2 = 1/y, और ये आपका जाएगा 1/2 = 1/y, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। y = 2। तो गाइज वही तो आपको निकालना है कि भाई मीडियन क्या होगा इस डेटा सेट का, तो आपका हो जाएगा 2, ठीक है। गाइज यहाँ पे मैंने इसलिए y माना है क्योंकि ये x दोनों सेम हो जाता, ठीक है। आप यहाँ पे x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x मान लोगे गाइज, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x, तो यहाँ पे x पुट कर दोगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये सिमिलर हो जाता है इसलिए मैंने वहाँ पे y पुट कर दिया था। आप x पुट करो, t पुट करो, कुछ भी पुट कर सकते हो, बट आपको कॉन्सेप्ट गाइज पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया गाइज, हमें PDF गिवन था तो मैंने इसको CDF में कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि गाइज हमें निकालना था मीडियन। मीडियन क्या होता है, हाफ, हाफ। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मुझे सम करना पड़ेगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका मतलब है कि गाइज वो मेरा क्या है, CDF है, ठीक है, CDF है। तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले CDF निकाला, और हमें पता है कि अगर मीडियन है तो भाई ये ऑलवेज हाफ के इक्वल होगा, तो मैंने इसको हाफ के इक्वल पुट कर दिया, हाफ के इक्वल मैंने इसको पुट कर दिया, और वहाँ से हमने x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2। तो मीडियन ऑफ x इज 2, ठीक है।
ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 42। 42 आपको गिवन है कि इनवर्स डिमांड फंक्शन फॉर अ मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय P इक्वल टू 100 माइनस KQ, where P is the unit price of the good, Q is the quantity and K is constant. The cost function facing monopolist is given by 50 plus 2Q into 1 plus Q. If the profit maximizing output is 7, then the maximum profit is what? In integers आपको निकालना है, ठीक है। ओके गाइस, सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू निकालते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अगर मैं रेवेन्यू निकालूंगा तो रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब P इंटू क्यू। और गाइस P का वैल्यू तो आपको गिवन है 100 माइनस KQ, तो लिखो यहाँ पे 100 माइनस KQ इंटू Q, ये वाला Q यहाँ पे लिख देंगे। तो गाइस इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 100Q माइनस KQ स्क्वायर, KQ स्क्वायर। गाइस आपको रेवेन्यू पता है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। तो जस्ट इसको डिफरेंशिएट करो, MR आ जाएगा DR बाय DQ। तो गाइस ये क्या बन जाएगा? 100 माइनस 2KQ, ठीक है। तो गाइस आपको MR पता चल गया कि भाई MR है 100 माइनस 2KQ, ठीक है। और गाइस आपको टोटल कॉस्ट भी गिवन है। हाँ, टोटल कॉस्ट इज 50 प्लस 2Q इंटू 1 प्लस Q, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल कॉस्ट इक्वल टू 50 प्लस 2Q इंटू 1 प्लस Q। तो गाइस इसको एक स्टेप और सॉल्व करो। 50 प्लस 2Q प्लस 2Q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब गाइस अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू Q तो ये क्या बन जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं डेल TC बाय डेल Q, तो गाइस इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 प्लस 4Q और ये हमारा बन जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। तो गाइस आपको MR पता है, MC पता है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन गाइस वही तो होता है, MR इक्वल टू MC मोनोपोलिस्ट के लिए। तो गाइस पुट करो MR इक्वल टू MC, ठीक है। तो MR कितना है? 100 माइनस 2KQ इक्वल टू, और MC क्या है? 2 प्लस 4Q, ठीक है। बट गाइस आपको यहाँ पे गिवन है कि जो Q का वैल्यू लेना है ना, मैक्सिमम आउटपुट 7 है, मतलब जो Q का वैल्यू है ना आपको 7 लेना है, क्योंकि यही आउटपुट क्या है? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आपको Q का वैल्यू लेना है 7। तो गाइस यहाँ पुट कर दो 7। 100 माइनस 2 इंटू K इंटू Q, और Q के जगह में हम लोगों को लिखना है 7, तो यहाँ 7 लिखो इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 7। तो गाइज इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें K का वैल्यू आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो K का वैल्यू गाइज आपको आ जाएगा 5, ठीक है। K का वैल्यू आ जाएगा 5, ओके फाइन। बट गाइज हमें निकालना क्या था? अच्छा, हमें तो प्रॉफिट निकालना है गाइज। प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हाँ, प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और गाइस टोटल रेवेन्यू आपको पता है, टोटल रेवेन्यू इज दिस 100Q इंटू K इंटू Q स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस जस्ट पुट करो यहाँ पे, Q का वैल्यू पता है, K का वैल्यू पता है, पुट करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल रेवेन्यू का वैल्यू। टोटल रेवेन्यू क्या है? 100 माइनस 100 इंटू Q, 100 इंटू 7, 100 इंटू 7 माइनस K, और K का वैल्यू आपको पता है 5, तो यहाँ पुट करो 5 इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 7 का स्क्वायर, इसको गाइज जब सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू आएगा 455।
सिमिलरली टोटल कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट आपको पता है, टोटल कॉस्ट इज 50 प्लस 2q प्लस 2q स्क्वायर, और q के जगह में आपको यहाँ पे 7 पुट करना है। तो जैसे ही गाइस पुट करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट का वैल्यू आ जाएगा, और टोटल कॉस्ट आएगा 162। तो गाइस हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू 455 माइनस टोटल कॉस्ट 162, तो ये आपका आ जाएगा 293। तो प्रॉफिट आपका कितना बन गया? 293। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 293। सिंपल, ठीक है। ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 43। आपको यहाँ पे गिवन है, कंसीडर अ सिंपल कीन्स मॉडल, ओके, विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एमपीसी आपका गिवन है 9 है। इनिशियल लेवल ऑफ सेविंग इज 120 INR। When income rises by INR 100, then the level of saving will be what? ठीक है, फाइन। आपको यहाँ पे MPC गिवन है, कितना है? 0.9, और इनिशियल लेवल ऑफ सेविंग भी आपको गिवन है 120। ओके फाइन गाइज, हमें पता है ना MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज। अगर आपको MPC 0.9 है, तो MPS क्या हो जाएगा? MPS 1 माइनस 0.9, तो ये क्या बन जाएगा? 0.1। ठीक है, 0.1 डन। तो MPS आ गया 0.1 और MPC आ गया 0.9, जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, फाइन। और गाइज हमें पता है ना कि MPS इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा S बाय डेल्टा वाई। मार्जिनल गाइज कि भाई मेरा कितना चेंज हुआ, तो डेल S बाय डेल वाई। तो अगर मैं यहाँ पे डेल S लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? MPS इंटू डेल वाई। MPS इंटू डेल वाई। तो चेंज इन सेविंग कितना होगा? MPS कितना है? 0.1। तो 0.1 इंटू चेंज इन इनकम, और चेंज इन इनकम 100। ठीक है, चेंज इन इनकम 100। तो गाइज यहाँ से हमारा चेंज इन सेविंग आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो चेंज इन सेविंग कितना आया? 10। और इनिशियल आपका कितना था? हाँ, इनिशियल आपका था 100, और कितना का चेंज हुआ? 10 का चेंज हुआ। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 100 प्लस 10, तो मेरे पास टोटल सेविंग आ जाएगा। हाँ, तो अब जो सेविंग होगा दैट इज न्यू सेविंग न्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा? हाँ, अच्छा, इनिशियल सेविंग आपका 120 है, सॉरी 120 है। तो 120 प्लस 10, तो ये हमारा बन जाएगा 130। सिंपल, ठीक है, 120 प्लस 10 इक्वल टू 130। ओके गाइज, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हमें MPC पता था, तो हमने वहां से MPS निकाल लिया, जिसका वैल्यू आ गया 0.1। बट हमें गिवन था कि जो इनिशियल लेवल ऑफ सेविंग है वो 120 है, और इनकम राइज हुआ कितना से? 100 से। देन हमें बताना है कि भाई न्यू सेविंग क्या होगा INR में। तो हमें पता है कि भाई MPS क्या होता है? चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो चेंज इन सेविंग क्या हो जाएगा? MPS इंटू चेंज इन इनकम, और चेंज इन इनकम आपको पता है, MPS पता है, पुट कर देंगे। तो कितना सेविंग चेंज हुआ? 10 रुपीज़ जो है सेविंग इंक्रीज हुआ। तो इनिशियल कितना था? 120 था ना, और कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 10 हुआ। तो टोटल कितना बन गया? 130। वही तो पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 130। सिंपल, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 44 पे मूव करते हैं। इफ x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल whose probability density is given by fx equal to cx cube plus 0.25 for x is greater than equal to 0, less than equal to 1 and c belongs to real number 0 elsewhere,
देन द वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट इन इंटीजर्स। ठीक है गाइस, सेम क्वेश्चन मैंने स्टैटिस्टिक्स सीरीज में करा रखा है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ पता है, और गाइस हमें पता है ना कि पूरे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मतलब टोटल क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर देते हैं पीडीएफ को, तो ये ऑलवेज 1 होना चाहिए गाइस, ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी गाइस डिटेल में डिस्कस कर रखा है स्टैटिस्टिक्स वाली सीरीज पे, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस। वो पूरे मिलर एंड मिलर बुक्स के मैंने न्यूमेरिकल्स, उसके जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मैंने सारे डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, ओके गाइस, तो आपको पता है कि टोटल क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स ऑलवेज 1, क्योंकि गाइस टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होता है, टोटल। ठीक है, और गाइस एफ एक्स आपको पता है तो यहाँ पुट कर दो ना, इंटीग्रेशन एफ एक्स तो आपको पता है सी एक्स क्यूब प्लस 0.25 इंटू डी एक्स। और गाइस आपका जो फंक्शन है ना वो डिफाइन कहाँ से है, 0 से लेकर 1 के बीच में ही आपका ये फंक्शन डिफाइन है, बाकी में तो वो 0 है। तो जहाँ पे भी डिफाइन है ना वही वाला लिमिट हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 0 to 1। ठीक है, 0 to 1। अब गाइस सिंपल, अब तो इसको इंटीग्रेट कर ही सकते हो। ठीक है, तो गाइस करो इसको इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा, सी तो कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये बन जाएगा x पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 0 to 1 प्लस 0.25x, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 0 to 1 इक्वल टू 1। अब गाइस इसको ओपन करो, सॉल्व करो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा c इंटू गाइस अपर लिमिट पुट करो। अच्छा 4 है ना, तो 4 को भी बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो c/4 बाहर आ गया, 1 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 0.25 इंटू 1 माइनस 0 ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 1। तो गाइस अब यहाँ से c का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करो, तो क्या आ जाएगा c/4 गाइस, ये तो 1 बन गया, प्लस 0.25 प्लस 0.25 इक्वल टू 1। अब गाइस यहाँ से तो c का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा c/4 इक्वल टू 1 माइनस 0.25, तो ये हमारा बन जाएगा 0.75, तो ये 4 यहाँ चले जाएगा, तो c इक्वल टू 0.75 इंटू 4, तो गाइस ये हटेगा, 2 0 नीचे में आएगा। ठीक है, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल टू क्या बन जाएगा 3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। गाइज ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पीडीएफ गिवन है और उसमें कोई एक अननोन वैल्यू है, तो ये प्रॉपर्टी ऑलवेज यूज़ करना कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ किए, बट मेरा फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 के बीच में ही डिफाइन है, बाकी में तो वो 0 है। तो इसीलिए आपका जो लिमिट है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। अब यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशंस करना है। ठीक है, तो वहाँ से आपको अननोन वैल्यू जो भी होगा c आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 45 पे मूव करते हैं। कंसीडर अ 3 फर्म्स ओलिगोपोली मार्केट्स विद अ लीनियर डिमांड फंक्शंस गिवन बाय P is equal to 25 minus Q. P is the unit price, Q is the total quantity supplied. Total quantity Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, where Qi is the output from the ith firms, where I is equal to 1, 2, 3. The total cost curve of the firm I is given by Tc equal to alpha I plus 5 Qi, where Qi are the positive real numbers. Assuming a Cournot solution exists, then the value of Q इज व्हाट, 9, 15, 12 या फिर 21। ठीक है, फाइन गाइज, अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगा फर्म 1 का, तो प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, ओके,
गाइज और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चंस को क्यों पढ़ता हूँ, हर एक क्वेश्चंस को, क्योंकि गाइज जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो ना तब भी आप बहुत सारा चीज समझते हो। तो जब भी गाइज अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो किसी भी पेपर्स हो, चाहे वो आईआईटी हो, गेट, जैम, आईएसआई, सीयूटी, कोई सा भी हो, पेपर को गाइज पहले अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को नहीं समझ में आया फिर पढ़ो, ठीक है। जब पढ़ते हो ना गाइज तब भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में बिल्डअप होता है, इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को गाइज पढ़ता हूँ आपके सामने में। ओके ओके, तो गाइज 3 फर्म है, तो अगर मुझे फर्म्स 1 का प्रॉफिट निकालना है कि भाई फर्म्स 1 का क्या प्रॉफिट होगा, तो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म 1। तो गाइज टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, बट हम बात कर रहे हैं फर्म्स 1 का, तो हम क्वांटिटी भी लिखेंगे फर्म्स 1 का, माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट गाइस आपको गिवन है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आई के जगह में 1 पुट करेंगे क्योंकि हम फर्म्स 1 का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा 1 प्लस 5Q1 प्लस 5Q1, ठीक है, डन। और गाइस पी का वैल्यू आपको गिवन है तो यहाँ पुट करो, पी का वैल्यू क्या है, 25 माइनस क्यू, 25 माइनस कैपिटल क्यू, बट गाइस कैपिटल क्यू किसके इक्वल है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, इंटू Q1 माइनस गाइस ये क्या बन जाएगा, माइनस अल्फा 1 माइनस प्लस माइनस 5Q1। और गाइस कैपिटल क्यू आपको पता है, कैपिटल क्यू है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बट इसके आगे माइनस है, तो क्या बन जाएगा, माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 इंटू Q1 माइनस अल्फा 1 माइनस 5Q1। तो गाइज ये हमारा बन गया प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको गाइज मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 25Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2 माइनस Q1 Q3 माइनस अल्फा 1 माइनस 5Q1, तो ये हमारा बन गया प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1, ठीक है। तो गाइज इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, 25Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2 माइनस Q1 Q3 माइनस अल्फा 1, ओके, ये आपको गाइस गिवन है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू Q1, ठीक है, क्योंकि गाइस हमें मैक्सिमम पॉइंट निकालना है ना, तो यूज करो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट करो Q1 के रिस्पेक्ट पे, तो ये क्या बन जाएगा, 25 माइनस 2Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस, कैसे तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये हमारा बन गया फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ठीक है। तो गाइस अब ये हमारा क्या बन जाएगा, 25 माइनस 5, तो ये बन जाएगा 20 माइनस Q2 माइनस Q3 इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा तो बन जाएगा 2Q1, तो अब यहाँ से मेरा Q1 का वैल्यू आ जाएगा, Q1 इक्वल टू आ गया 20 माइनस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आपको Q1 का वैल्यू गाइज मालूम चल गया, ठीक है, डन। Q1 का वैल्यू आपको मालूम चल गया, फाइन। बट गाइज अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे आपको गिवन है कि भाई कुर्नों के बारे में बात किया जा रहा है, तो गाइज कुर्नों में क्या होता है, हाँ, अगर कॉस्ट फंक्शन सिमिलर रहा तो उस कंडीशन में जो आउटपुट होता है हर एक फर्म के द्वारा वो सेम अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाएगा। गाइस ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है कुर्नों का, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एज्यूम, कि आपको एज्यूम करना है कि भाई वहाँ पे कुर्नो एग्जिस्ट करता है, तो जब कुर्नो एग्जिस्ट होगा तो सारी फर्म्स का आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, ये तीनों बराबर होगा कुर्नों के केस में गाइस,
अगर उसका कॉस्ट फंक्शन अगर सिमिलर रहा तो, और गाइज यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन सिमिलर है ना, जस्ट यहाँ पे आई की जगह में 1 पुट करो तो क्या बन जाएगा, अल्फा 1 प्लस 5Q1, 2 पुट करो तो अल्फा 2 प्लस 5Q2, 3 पुट करो तो अल्फा 3 प्लस 5Q3। तो सिमिलर कॉस्ट फंक्शंस है, तो जब सिमिलर कॉस्ट फंक्शंस रहेगा देन उस कंडीशन में आउटपुट भी सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू कुर्नो। ठीक है, तो गाइस इसका मतलब है कि भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, तो Q2 और Q3 के जगह में गाइस हम लोग Q1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू कुर्नो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 होगा। तो जस्ट यहाँ पुट करो Q1, गैस ये 2 को हम इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2Q1 इक्वल टू 20 माइनस गाइस Q2 Q3, बट हमें पता है तो यहाँ पर भी हम Q1 लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q1। तो गाइस ये उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4Q1 इक्वल टू 20, तो यहाँ से Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो Q1 का वैल्यू आ गया 5, बट हमें पता है कि भाई Q1 किसके इक्वल है, Q2 के इक्वल है, तो Q2 भी क्या आएगा 5, और Q2 किसके इक्वल है, Q3 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि Q3 का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो अगर मुझे टोटल आउटपुट निकालना है तो गाइस टोटल आउटपुट क्या बन जाएगा, टोटल आउटपुट इज 5 प्लस 5 प्लस 5, तो क्या बन जाएगा 15। हाँ, अगर मुझे टोटल आउटपुट निकालना है गाइस, टोटल आउटपुट क्या है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया कि भाई ये तो 5 5 के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये हमारा हो जाएगा 15। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी में गाइस आपको गिवन है 15। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 46 पे मूव करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट्स आर व्यूड एज व्हाट, नेगेटिव टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू, या फिर ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। गाइस ट्रांसफर पेमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो वो क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो गाइस ट्रांसफर पेमेंट आर द पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल्स को किया जाता है। ठीक है, और जब भी पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो गवर्नमेंट ये नहीं सोचता कि भाई हम उससे फिर जो है बैक लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल को देता तो सही है बट विदाउट रिसीविंग गुड और सर्विसेज इन रिटर्न। जैसे गाइस पेंशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गया, वेलफेयर पेमेंट हो गया, सब्सिडीज हो गया, तो ये गवर्नमेंट जो भी पुअर हाउस होल्ड है गाइस उसको देती है, बट उसके रिटर्न में गवर्नमेंट लेती नहीं है। ठीक है, तो ये आपका होता है ट्रांसफर पेमेंट। तो गाइस ये ट्रांसफर पेमेंट जो ना ये नेगेटिव टैक्स की तरह है। क्यों नेगेटिव टैक्स की तरह है, क्योंकि टैक्स में क्या होता है गाइस कि गवर्नमेंट आपके ऊपर इम्पोज करता है कि भाई तुम मुझे इनकम टैक्स दो, कॉर्पोरेट टैक्स दो। ठीक है, जो भी टैक्स होती है गाइस, तो गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती जो है लेता है। बट नेगेटिव टैक्स क्या है कि भाई गवर्नमेंट आपको दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, तो यही तो है ट्रांसफर पेमेंट, जब आपको गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसफर पेमेंट आर ऑफन कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव टैक्स बिकॉज दे रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम। यहाँ पे गाइस इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एड रादर देन द कलेक्टिंग रेवेन्यू। So instead of taxing individuals, the government gives them money, effectively reducing the tax burden on the certain groups. ठीक है, तो गाइज ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव टैक्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा नेगेटिव टैक्स। गाइज ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, बट ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट को देना चाहिए, बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो ये तो नहीं होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू, यहाँ से भी गाइस टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडेड है, तो ये भी नहीं होगा, और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ भी नहीं होगा। ठीक है, वेल्थ में क्या होता है कि आपका वेल्थ का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना, यू विल गेट द आइडिया। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 47 मूव करते हैं। फ्लिप कर्व, कुजनेट कर्व, लाफर कर्व, जे कर्व, और यहाँ पे आपको कॉलम 2 में गाइस मैचिंग करना है। गाइस आपको पता है ना फ्लिप कर्व्स,
फिलिप कर्व्स क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो गाइस आप देख रहे हो कि बिल्कुल मैच कर रहा है, ये आपका मैच कर गया 3 से, ठीक है। और गाइस कुजनेट कर्व क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम के बीच में, इनकम इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम। तो गाइस आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर 4, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी एंड द लेवल ऑफ पर कैपिटा। गाइस ये सिंपल डेफिनेशन है, अगर आपको डेफिनेशन पता है ना तो आप इसको इजीली सॉल्व करके आते। तो गाइस पी मैच हो गया 3 के साथ, तो P3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट यहाँ पे 2 है, तो गाइज ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा A और B, और Q जो है मैच हो गया 4, Q मैच हो गया 4, तो ये बन गया करेक्ट आंसर, ठीक है। और गाइज लाफर कर्व क्या है? टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में, और जे कर्व आपका बन गया ये वाला, डिवैल्यूएशन एंड ट्रेड डेफिसिट्स, ठीक है। गाइज मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे दिया हूँ, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 48 पे मूव करते हैं। स्टेटमेंट 1 आपको यहाँ पे गिवन है कि द न्यू क्लासिकल पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस प्रपोजिशन एसेट दैट systematic monetary policy and fiscal policy action that change the aggregate demand will not affect the output and employment even in the short run। और स्टेटमेंट 2 आपको गिवन है कि जो रियल बिजनेस साइकिल है मॉडल, जो एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल are the outcomes of the decisions made by the many individuals agents acting to maximize their utility subject to possibilities and resource constraint, ठीक है। तो गाइस हमें पता है ना कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल का ये मानना था कि जो मनी का रोल है ना वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज होता है, ये कभी भी रियल वेरिएबल को अफेक्ट नहीं कर सकता है, ये क्लासिकल का थॉट्स था, ठीक है। बट यहाँ पे आपको गिवन है कि न्यू क्लासिकल पॉलिसी, ठीक है। तो गाइज न्यू क्लासिकल पॉलिसी में बेसिकली वहाँ पे यूज होता है, अगर आप पढ़े होगे गाइज एक इक्वेशन जो कि बहुत ही फेमस है, मैं यहाँ पे इसको एक बार लिखता हूँ, ठीक है। गाइज न्यू क्लासिकल जो था ना ये बेस्ड था आपका रैशनल एक्सपेक्टेशन में, तो लूकस सप्लाई फंक्शंस अगर आप पढ़े होगे तो y इक्वल टू वाई स्टार प्लस अल्फा इंटू प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड प्राइस, ठीक है, प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड प्राइस। तो गाइस इसका मानना ये था कि अगर इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहा तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, ठीक है। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगा तो रैशनल एक्सपेक्टेशंस का मानना ये था कि जब भी हम प्रिडिक्ट करेंगे प्राइसेस को तो ये ऑलवेज होगा P इक्वल टू EP का। तो गाइज जब अगर P इक्वल टू EP होगा अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल मेनली रैशनल एक्सपेक्टेशन व्यू, ठीक है, तो P इक्वल टू एक्सपेक्टेड P, तो गाइज ये टर्म्स क्या बन जाएगा 0, तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये गाइज ये कभी भी रियल चीज़ों को अफेक्ट नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब है कि भाई ये तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। न्यू क्लासिकल पॉलिसी इन इफेक्टिव proposition assert that systematic monetary policy and fiscal policy action change the aggregate demand will not affect the output and employment in the short run, ठीक है। डिमांड को तो गाइस इंक्रीज कर सकता है बट ये कभी भी जो रियल फैक्टर्स है, रियल फैक्टर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, जैसे आउटपुट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये सारे हमारे रियल फैक्टर्स हैं, तो रियल फैक्टर्स को कभी भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल एंड द न्यू क्लासिकल थॉट्स इन द शॉर्ट रन पीरियड्स। और गाइस आप यहाँ पे इसको प्रूव भी कर सकते हो बाय मैथमेटिकली, ठीक है, क्योंकि जब भी अगर आप न्यू क्लासिकल की बात करते हो तो न्यू क्लासिकल पे गाइस जो व्यू दिया गया था रैशनल एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे, ठीक है, यहाँ पे लूकस सप्लाई कर्व को ड्राइव किया गया y इक्वल टू वाई स्टार प्लस अल्फा इंटू P माइनस EP। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन का मानना ये था कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे प्राइसेस को फ्यूचर में, ठीक है, तो जो प्राइस होगा वो ऑलवेज एक्सपेक्टेड प्राइस के इक्वल होगा, तो ये क्या बन जाएगा 0, तो ये हमारा क्या रहा, सेम ही रहा ना, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके गाइस, तो ये तो बिल्कुल सही है,
अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की स्टेटमेंट 2 नॉट बी, अकॉर्डिंग टू रियल बिजनेस साइकिल मॉडल द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर द आउटकम्स ऑफ द decisions made by the individual's agent acting to maximize their utility subject to production possibility and resource constraint. guys आपको पता होना चाहिए रियल बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो गाइज इसको डेवलप किया गया था ये दो इकोनॉमिस्ट के द्वारा, आप देख सकते हो। और ये एक्सप्लेन किया कि जो भी इकोनॉमी में गाइज फ्लक्चुएशन होता है, अगर हम उसकी साइकिल्स, बिजनेस साइकिल की अगर ट्रेंड देखें तो बेसिकली सप्लाई साइड की वजह से होता है। सप्लाई साइड मतलब जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, रिसोर्स अवेलेबिलिटी में कोई चेंज हो गया, ठीक है। और गाइस हमें पता है ना कि अगर जब रिसोर्स अवेलेबिलिटी, जैसे आपका लेबर हो गया, तो लेबर गाइस किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है? हाउस होल्ड के द्वारा। तो हाउस होल्ड ऑलवेज क्या चाहेगा कि भाई हम अपने आप को मैक्सिमाइज करें, जो भी मेरा कंस्टेंट है, ठीक है। तो वही चीज़ गाइस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। RBC model, the aggregate economic variable are the outcomes of the decisions made by the many individual agents acting to maximize their utility subject to the production possibility and the resources constraint. तो वही चीज़ गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मानना यही था कि अगर हम बिजनेस साइकिल को देखें तो इसमें जो भी चेंज होती है वो मेनली सप्लाई साइड के कारण होता है। और सप्लाई साइड आपका हो गया टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सकता है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी हो सकता है। और गाइज इन्होंने एक फंक्शंस को भी यूज़ किया था कि YT इक्वल टू क्या होता है, AT फंक्शंस ऑफ KT एंड LT। LT आपका हो गया लेबर, के हो गया कैपिटल, और A आपका हो गया टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा गाइज तो आपका प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होगा, आउटवर्ड शिफ्ट होगा। तो अगर लेबर में भी गाइज कोई भी चेंज होगा ना तो ये डायरेक्टली आउटपुट पे इफेक्ट करेगा। और गाइस लेबर किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है? हाउस होल्ड के द्वारा। और हाउस होल्ड क्या चाहेगा कि भाई हम अपने आप को मैक्सिमाइज करें, अपने यूटिलिटी को, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिसोर्स कंस्टेंट। तो इसका मतलब है गाइस कि ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। आपको यहाँ पे गिवन है कि कंसीडर टू वेरिएबल एक्स वाई लीनियर रिग्रेशन मॉडल, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस इरर टर्म्स। अल्फा और बीटा गाइस आपको यहाँ पे पैरामीटर है और e इज द इरर टर्म। द पैरामीटर आर एस्टिमेटेड बाय द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। लेट b डिनोट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बीटा। इफ b इक्वल टू 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। गाइस अगर आपको मॉडल गिवन हो, ठीक है, अगर आपको मॉडल गिवन हो कि भाई y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस इरर टर्म्स, ठीक है, आपको ये चीज़ गिवन है। और गाइस आपको ये भी गिवन है कि जब आप इस मॉडल को अगेन सर्च आउट किए तो आपने बीटा का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, बीटा का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये किसके इक्वल है? b के इक्वल है। और b का वैल्यू आपने निकाला 0। सी वही चीज लिखा हुआ है ना कि b जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू है बीटा का। तो इसका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बीटा क्या है? b। बट b किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि डेल बीटा क्या बन गया? 0। तो इसका मतलब है कि भाई ये वाला टर्म्स क्या हो गया? 0। तो ये टर्म्स हट गया। तो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल हुआ? y इक्वल टू अल्फा। इधर मतलब कोई भी गाइज इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा ही नहीं। तो गाइज जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचेगा ही नहीं तो आप आर स्क्वायर को तो डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आर स्क्वायर क्या होता है कि अगर 1% इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंज होता है तो कितना परसेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो गाइज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं, तो आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? 0। सिंपल, ठीक है। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। गाइस सिंपल ना, आप खुद सोचो। मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो बीटा का वैल्यू है ना वो 0 है। तो इसका मतलब है कि आप जब मॉडल निकालोगे, एस्टिमेटेड मॉडल, तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस 0। और क्योंकि गाइस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इरर टर्म क्या होता है? 0 होता है अकॉर्डिंग टू OLS। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, तो बचेगा क्या, वाई हैट इक्वल टू ओनली अल्फा, मतलब यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो गाइस जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही नहीं रहेगा तो भाई आर स्क्वायर तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन 1 में क्या है कि भाई ये 0 से लेकर 0.5 के बीच में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई इंडिपेंडेंट है ही नहीं। तो जब इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं देन उस कंडीशन में आर स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर का गाइस वही मतलब ही होता है कि अगर इस पे 1% पे चेंज किए तो भाई ये कितने परसेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो जब ये होगा ही नहीं तो आर स्क्वायर 0 होगा, सिंपल। ओके ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, लास्ट क्वेश्चन। लेट x1 x2 x3 डॉट डॉट बी एन इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल with expected value of x1 equal to mu. Let n be a positive integer valued random variable with expected value of n equal to n. If sn equal to x1 plus x2 plus dot dot till xn, then expected value of sn क्या होगा? ठीक है, ये आपको निकालना है। ओके फाइन, तो गाइज आपको पहले जो गिवन कंडीशन है ना, पहले वो चीज़ मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पे। आपको गिवन है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 है ये किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है, तो ये हमारा बन जाएगा म्यू। ठीक है, और यहाँ पे आपको गिवन है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n जो है ना वो n के इक्वल है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n किसके इक्वल है, स्मॉल n के इक्वल है। ठीक है, स्मॉल n के इक्वल है। डन, फाइन। और यहाँ पे आपको गिवन है कि Sn इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल कहाँ तक, xn तक। ठीक है, xn तक, और हमें इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो गाइस दोनों तरफ एक्सपेक्टेड लगाओ, एक्सपेक्टेड यूज करो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Sn इक्वल टू, गाइस इसको ब्रेक कर सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1, क्योंकि गाइस इंडिपेंडेंट है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस टिल कहाँ तक, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn। ठीक है, और गाइज आपको गिवन है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 क्या है, म्यू है, तो म्यू प्लस म्यू टिल कहाँ तक, म्यू तक, और ये कहाँ तक है, n टाइम्स तक है, तो क्या बन जाएगा, n म्यू। ठीक है, तो कैसे आप देख पा रहे होगे कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे है, n म्यू। ठीक है, n म्यू। ओके, तो ओके, बट गाइज यहाँ पे जो है ना एक प्रॉपर्टी है, आप वो भी उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला प्रॉपर्टी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Sn हमें निकालना है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Xn क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन Sn किसके इक्वल है, समेशन ऑफ xi वेर I इज इक्वल टू 1 to n, 1 to कैपिटल N। ठीक है, कैपिटल N। डन। तो गाइस एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आपका लीनियर रहा देन उस कंडीशन में आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन समेशन xi डिवाइडेड बाय n वेर I इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N। ठीक है, लिख सकते हैं। तो गाइस हमें पता है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Sn होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू n। गाइस या फिर जो हम लोग पहले निकाले थे ना ये वाला, इसको छोड़ दो गाइस, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दो। जैसे हम लोग लास्ट वाले जो हम लोग निकाले थे ये वाला फॉर्मूला से, ठीक है गाइस, जो मैं भी बताने वाला था ना वो एक इम्पोर्टेंट फार्मूला उसमें छुपा हुआ था। ठीक है, बट वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा फिर, तो उसको छोड़ ही देता। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Sn हम लोग अभी जस्ट निकाले थे ना,
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 टिल कहाँ तक, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn, मतलब ये कैपिटल एन गाइस, कैपिटल एन है, ठीक है, कैपिटल एन है। तो ये क्या बन जाएगा, म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू टिल टिल एन तक, ठीक है, टिल म्यू। तो अगर हम लोग म्यू गाइज यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 टिल 1 तक। और गाइज ये क्या है, एन, एन के इक्वल है, कैपिटल एन के इक्वल है। ये क्या बन जाएगा, म्यू इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एन। और आपको गिवन है कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एन किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एन इंटू म्यू लिख सकते हो, ठीक है। बट गाइज स्टार्टिंग में हम क्या किए थे कि डायरेक्ट यहाँ पे हम उसको स्मॉल एन समझ के सॉल्व कर रहे थे, बट यहाँ पे आपको कैपिटल एन है, ठीक है। तो ये चीज़ गाइज आपको ध्यान रखना है, कैपिटल एन है। तो जस्ट 1 प्लस 1 प्लस 1 और इसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन क्या हो जाएगा, एन, स्मॉल एन गिवन है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 32 कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में, ठीक है। तो जब हम कल सॉल्व कर रहे थे ये वाला पार्ट, यहाँ तक तो सही था, बट गाइस जब हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे ना तो यहाँ पे स्क्वायर होगा ना। अगर इसको गाइस अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट पे तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, बट मेरा स्क्वायर वहाँ पे छूट गया था, तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा -6x प्लस 9x स्क्वायर, -6x प्लस 9x स्क्वायर, -3 माइनस 9x स्क्वायर, -3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x। अब गाइस इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू, गाइस पहले इसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये वाला 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। तो गाइज आप देख पा रहे होगे कि ये वाला टर्म्स कैंसिल हो गया, -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, -6x माइनस 6x माइनस 12x, और यहाँ पे है आपका प्लस 12x, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ओनली 3x स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो गाइस इसको थोड़ा सा देख लेना क्योंकि कल मिस्टेक हो गया था, ठीक है। बस ये वाला जो है ना यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं किए थे तो इसीलिए आंसर कुछ और आ रहा था, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे, इसके जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। और गाइस प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे।